एक देश एक चुनाव। भारत ने इस दिशा में एक बड़ा पड़ाव आज तय कर लिया। लोकसभा में सरकार का यह विधेयक चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इस विधेयक को चर्चा के लिए स्वीकार किया जाए या न किया जाए सदन में, इसके लिए भी वोटिंग हुई। लेकिन वोटिंग में सरकार ने वह बाधा पार कर ली और अब ये विधेयक के देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए लोकसभा और विधानसभाओं के, यह विधेयक सदन की संपत्ति हो गया। अब इस पर सदन में चर्चा होगी। पुख्ता संकेत है कि यह विषय जेपीसी को जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, जैसे वक्फ कानून के लिए बनी। सामान्यतः ये परंपरा भी रही है भारत में कि महत्वपूर्ण विषयों पर जेपीसी बनाई जाए ताकि सदन के हर वर्ग की राय सामने आ सके, व्यापक रूप से आ सके और संवाद के जरिए एक ऐसा विधेयक सदन के पटल पर लाया जाए जो सामान्य रूप से एक बड़े वर्ग को स्वीकार हो, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन ये विधेयक भी जेपीसी को जाएगा। लेकिन इस विधेयक के आज लोकसभा में आने के बाद जो स्थितियां बनी, उससे कई बड़े सवाल पैदा हो गए। कांग्रेस ने कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अब 1952 से 1967 तक 4 चुनाव, आम चुनाव देश में हुए और तब ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू रहा देश में। लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव हुए, तब देश में लोकतंत्र पर खतरा नहीं आया, देश के संघवाद पर खतरा नहीं आया, राज्यों की स्वायत्तता और उनकी हैसियत पर खतरा नहीं आया। लेकिन आज जो मोदी लाए हैं तो कहा जा रहा ना जी ना, ये तो बहुत ही खतरनाक विधेयक है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है, अखिलेश जी ने एक पत्र जारी किया है इस विधेयक के विरुद्ध, कई बिंदु दिए और उन्होंने भी कहा कि राज्यों की हैसियत घट जाएगी, संघवाद है खत्म हो जाएगा इससे, फेडरल स्ट्रक्चर जो है देश का और लोकतंत्र। तो सवाल वही कि 1952 से 1967 तक इस देश को बड़े लोग नेतृत्व दे रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, सरदार पटेल, ऐसे लोग भारत में थे। क्या वो लोकतंत्र विरोधी थे? क्या वो भारतीय गणराज्य की अवधारणा के खिलाफ थे, संघवाद के? ये प्रश्न है। क्या उनके पास समझ कम थी? और इंदिरा गांधी के समय तक 67 तक ये चला, एक देश एक चुनाव। उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों के चलते ये श्रृंखला टूटी। एक देश अनेक चुनाव, तब नया नारा आ गया, एक देश हर रोज चुनाव, एक देश इधर भी चुनाव उधर भी चुनाव। वरना चला तो क्या कोई व्यक्ति ये दुस्साहस कर सकता है कि नहीं जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा लोकतांत्रिक हम हैं? नहीं ना, हम समझदार ज्यादा हैं राजेंद्र प्रसाद से, वल्लभ भाई पटेल से और उस समय के तमाम जो नक्षत्र मंडल था भारत का नेतृत्व का, उनको समझ नहीं थी। और सबसे हद तो ये हो गई, समाजवादी पार्टी के सांसद और यादव परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव ने कह दिया आज इस बिल के विरोध करते करते कि ये दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है और मुसलमानों के भी खिलाफ है। अब कर लो बात, बताओ भैया, मुसलमान से इसका क्या लेना देना बिल का? जितना लेना देना हिंदू का उतने मुसलमान का, जितना अगड़े का उतने पिछड़े का और जितना पिछड़े का उतने दलित का। कैसी बातें हो रही? विधेयक को बने पड़े रेलम रेल।
वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मुसलमान से क्या लेना देना? मैं बहुत दिमाग लगाने के बाद भी ये समझ नहीं पाया कि इसका मुसलमान से क्या लेना देना। और जब लेना देना नहीं तो जबरिया मुसलमान से लेना देना क्यों पैदा किया जा रहा है? क्यों तड़का लगाया जा रहा है इसमें? जिस विषय का मुसलमान से लेना देना नहीं, सीधे प्रभावित नहीं हो रहा मुसलमान अलग से। जो स्थिति भारत के हर नागरिक के साथ है वही मुसलमान के साथ होगी। क्या समस्या है? लेकिन इसको कलर दे दिया गया, कहा गया बिल, ये विधेयक मुसलमान के खिलाफ है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने सर उतनी बात है। लेकिन विधेयक संसद में आ गया। अब सरकार की तत्परता और लोकसभा का सहयोग, ये दो चीजें इस विधेयक का रोड मैप तय करेंगी कि कब यह विधेयक कानून में तब्दील होगा और कैसे। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। लाल किले की प्राचीर से ऐलान के बाद एक देश एक चुनाव का बिल मंगलवार को संसद के पटल पर जा पहुंचा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। Honorable Speaker sir, with your permission, the Constitution's 129 Amendment Bill 2024, I introduce the bill. इस विधेयक को 12 दिसंबर को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। अब जैसे ही सदन में सरकार की तरफ से ये बिल पेश किया गया तो कलेश भी मच गया। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ और असंवैधानिक बताया। मैं कहना चाहता हूँ, ये जैसा दावा किया जा रहा है, सभी जो वहाँ निर्वाचित बैठे हैं उनको प्रभावित करने जा रहा है। उचित ये होता कि पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें राय मशवरा करके तब इसको प्रस्तुत किया जाता। लेकिन सरकार जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा ले आई। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इसमें अगर संवैधानिक परिवर्तन करने पड़े तो उसके लिए उनके पास न लोकसभा में बहुमत है, न राज्यसभा में बहुमत है। एक शिगुफा है, ला कानून छोड़ दिया, किसी कमेटी के हवाले कर देंगे, कुछ दिनों अखबार में छपता रहे। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध में उतर आई। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का जुमला बताते हुए कहा कि चेत जाइए, भविष्य बचाइए। और तो और अखिलेश यादव ने कहा कि फिर सबको भंग कर एक साथ अभी चुनाव करा ले बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। वहीं इधर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल को मुस्लिम विरोधी बता दिया। सवाल ये कि आखिर इसमें मुस्लिम विरोध जैसा क्या है? अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। इस बिल पर मचे बवाल के बीच 2 बार वोटिंग भी कराई गई। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी से लेकर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना सहित सरकार के सहयोगी दलों ने इस बिल का समर्थन किया है। और तो और बसपा सुप्रीमो मायावती भी इसके लिए अपने समर्थन का ऐलान कर चुकी हैं। हमारी पार्टी एक देश एक चुनाव को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 1-2 दिनों में लाए जाने वाले इस विधेयक का भी स्वागत करेंगे। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भी 47 सियासी दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए, जिनमें से 32 दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में और 15 दल विरोध में। वहीं संसद में भी संग्राम बढ़ा तो सरकार ने इसे जेपीसी में भेजने की बात कही है। संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया
तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। बहरहाल ये सच है कि हमारे देश में हर साल औसतन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में देश चुनावी मोड में ही रहता है। आजादी के बाद भी देश में कई बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन अब एक देश एक चुनाव के बवाल पर सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन किसकी बढ़ाएगा ज्यादा टेंशन। सवाल ये भी है कि अगर ये लागू हुआ तो यूपी की राजनीति पर क्या होगा असर। वहीं अखिलेश यादव के विरोध और मायावती के समर्थन के मायने क्या हैं? इस देश में कई राजनीतिक शब्द ऐसे हैं जो फोबिया में बदल गए। आज भी वही दिख रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के मसले पर। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत पटेल जी का स्वागत है। विजय राठी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विजय राठी साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का स्वागत है। अमिताभ तिवारी हैं, चुनाव विश्लेषक। अमिताभ जी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर अरविंद जी, फिर राजनीतिक लोगों के पास। अगर मान लीजिए लोकसभा इसको, संसद इसको पारित कर देती है और ये कानून की शक्ल में आता है, तो क्या बदलाव देख रहे हैं और ये कब तक एग्जीक्यूशन में आ सकता है और इससे क्या आपको लगता है भारत की राजनीति में क्या बड़ा फर्क आ सकता है? देखिए, अगर ये बिल इस टर्म में पास हो जाता है जी, तो अगर 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसका जो पहला सेशन होगा उसको बोला जाएगा अपॉइंटेड डेट, यानी वो अपॉइंटेड डेट होगा इस बिल का। उससे 5 साल तक की टर्म जो है वो लोकसभा की फिक्स हो जाएगी। उस दौरान जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे, जैसे मान लेते हैं 2032 में यूपी का ही चुनाव होगा, उसका जो टर्म होगा वो 2034 तक ही रहेगा। यानी इस 5 साल में सारी असेंबलीज का टर्म जो है वो 2034 के बीच में रहेगा और 2034 में पहला वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। अब इसके फायदे तो पॉलिसी पैरालिसिस, कॉस्ट सेविंग्स, इसकी बात बहुत सारी हम लोगों ने सुनी है। एक जो सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है होगा वो ये है कि आज भारत के प्रधानमंत्री, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर कैबिनेट के हर स्टेट में कैंपेन पे कितना समय व्यक्त करते हैं। अगर हम एक दिन भी ले लें तो अगर 5 साल में 30 चुनाव होते हैं तो कम से कम 30 दिन प्रधानमंत्री जी के अपने चीफ कैंपेनर होने की वजह से उन राज्य के चुनावों में खर्च होते हैं। ये समय बचेगा और ये आप सबका ऐड कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर का योगी जी जाके हर जगह कैंपेन कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो ये समय बचेगा और ये समय का सदुपयोग हो सकता है भारत के डेवलपमेंट के लिए और भी बिल्स के लिए, पॉलिसी के लिए, विजन के लिए। तो इलेक्शन मोड में जो भारत रहता है पूरे 5 साल, वो जो है कहीं ना कहीं इससे हमको जो है वो छुटकारा मिल सकता है और पॉलिसी, विजन, डायरेक्शन, इन सब चीजों के लिए नेता सब लोग उपलब्ध रह सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था राजस्थान का। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विधानसभा हुआ, फिर सरकार अस्तित्व में आई, जनता पहुंची कि भाई हमारा कुछ काम शुरू करो। बोले अभी चुप रहो, लोकसभा निपटाएं। क्या बोले 6 महीने सरकार पूरी लगी रही चुनाव में, उसमें विपक्ष वाले भी लगे रहे, सरकार, लेकिन काम तो सरकार को करना, 6 महीने उसमें चले गए। बोले उससे निपटे तो पता लगा पंचायत आ गई है, फिर पता लगा लोकल बॉडीज आ गए। क्या 3 साल 3.5 साल इसी में चले गए 6 महीने के हिसाब से। खैर, अरविंद सिंह जी, विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र
पर खतरा है, संघीय ढांचे पर खतरा है। जी अरविंद सिंह जी, जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही। देखिए, अभी मैं धर्मेंद्र यादव जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि भारत का जो संविधान है उसका उल्लंघन है ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल, और खासकर दलितों, पिछड़ों, उनके हक पर हमला है। अब मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ और भारत का संविधान में थोड़ा देखने की कोशिश कर रहा था कि ये किस अनुच्छेद और उप अनुच्छेद का ये बिल उल्लंघन कर रहा है। उनको बताना भी चाहिए था कि संविधान में जो प्रावधान है उसमें किस प्रावधान का ये जो बिल आ रहा है वो उसका विरोधाभासी है और उसका उल्लंघन कर रहा है। लेकिन हमारे वहां बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलता है, और विपक्ष अपना आजकल धर्म समझने लगा है, केवल विरोध। विपक्ष को लगता है कि सरकार का विरोध करना एकमात्र काम है, आलोचना करना एकमात्र काम है, और आलोचना का मतलब केवल गलतियां निकालना होता है। मुझे लगता है विपक्ष को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। भारत के लोकतंत्र में या किसी भी देश के लोकतंत्र में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, और विपक्ष का काम होता है कि सरकार कहीं कोई चुप करे, गलती करे तो उसको ध्यान दिलाए। मैं अमिताभ जी बहुत शॉर्ट में एक उदाहरण दूंगा। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ थी। उस समय बड़ा तगड़ा आमने सामने का विरोध होता था, लेकिन कोई ऐसे फैसले आते थे, ऐसा कोई बिल आता था, ऐसा कोई कदम उठाया जाता था जो देश हित के पक्ष में हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करती थी। और मैं दो उदाहरण रखूंगा। जब नरसिम्हा राव ने तय किया कि भारत का संबंध इजराइल से होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि भारत के सुरक्षा के हित में है, समर्थन किया। और जब भारत के संसद ने ये प्रस्ताव पारित किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पीओके सहित, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे पिछले 14 से लेकर आज तक कोई भी कदम सरकार उठाती है तो केवल इसलिए कि सरकार का कदम है उसका विरोध किया जाए। सबको पता है कि बार बार चुनाव होने से, हर 6 महीने पे चुनाव होने से देश के संसाधनों का नुकसान होता है। जो बार बार ये आचार चुनाव संहिता लागू होता है उससे काम प्रभावित होता है, और देश के विकास को जो बल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये अच्छा कदम है, और मैं तो तारीफ करूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले एक पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में कमेटी गठित की जिसने व्यापक कंसल्टेशन किया है, और अभी लोकसभा में आया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जा रही है। प्रमोद जी का बयान था कि इस पे सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसमें तो सभी दलों के माननीय प्रतिनिधि रहेंगे, उसमें व्यापक चर्चा करें और ये बिल पास होगा तो ये देश हित में है। और मैं इतना ही कहूंगा, दल भावना से उठ के ऊपर उठकर इसको सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अब मैं विजय राठी जी और प्रशांत जी के पास चलूंगा, भाजपा और सपा। लेकिन एक बात जरूर है, इस देश में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सबसे सरल हैं, सहज हैं। रेले रहो, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, इसकी डिटेल में कोई नहीं जाता। जब कोई कहता कि संविधान की हत्या हो गई तो कोई नहीं बताता कैसे हत्या हो गई। क्या संविधान को नकार दिया तो कोई ये नहीं बताएगा कि भाई क्या चीज नकार दी गई। कोई किताब तो है नहीं कि इसको लांग गए। कौन सा अनुच्छेद है, कौन सी धारा है, कौन सा उपबंध है जिसकी अवज्ञा है, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने का समय नहीं। यही तो समस्या है। विजय राठी जी, हमने सुना और अखिलेश जी ने तो एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। हमने धर्मेंद्र यादव को सुना, अखिलेश जी को सुना कि दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ है। खासतौर पर ये व्यवस्था संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और संघीय ढांचे के खिलाफ है। 6 चीजें मोटी तौर पर हम समझ पाए। क्या आप ये बताइए कि वो बड़े नेता तो बोल के चले जाते हैं क्या, लेकिन अब आप और हमें 1 घंटे की बहस है तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे इन 6 चीजों के कैसे खिलाफ है ये कानून। देखिए, ऐसा है अमिताभ जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा। अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, हालांकि बैठा लिया है तो प्रवक्ता है बीजेपी के। मैं उनकी बात से शुरू करूंगा और आपकी बातों का भी जवाब दूंगा। अभी इन्होंने एक सवाल उठाया था कि इस चीज का असर कहाँ पड़ता है और संविधान की प्रति दिखा रहे थे। देखिए, अगर ये हम्बल्ट और रिटर को पढ़े होते तो ये पढ़े होते कि दुनिया में अगर पत्ता भी गिरता है तो उसका असर भी फिनोमिना का कहीं ना कहीं हर एक चीज पर पड़ता है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोरिलेटेड नहीं है, इंटर रिलेटेड नहीं है। एक बात। दूसरी बात,
जब इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा आपसे। जब गांव में चुनाव होते हैं, जिला पंचायत का चुनाव होता है, बीडीसी का होता है, प्रधान का होता है और ग्राम पंचायत जो सदस्य हैं उनका होता है। 4 बैलेट पेपर अगर सामने दिए जाए एक व्यक्ति को, तो उसमें कंफ्यूज रहता है वो कि मैं किसको चुनूं। और वो क्या करता है, लास्ट में एक व्यक्ति या तो उसके गांव का चुनाव लड़ रहा है, या उसके पड़ोस का, या उसका सगा संबंधी, या उसके जान पहचान का, वो उसे चुन लेता है। और लास्ट में जब हम लोग जाते हैं तो ये कहता है कि भाई मुझे एक का पता है कि मैं तो इसको वोट डाल दूंगा, बाकी तो मैं ठप्पे मारने जो करना है कर दूंगा। ये आम तौर पे सब गांव में होता है। क्यों? क्योंकि 4-4 बैलेट पेपर उसे एक साथ मिलते हैं। 4 चुनाव को एक साथ नहीं संभाल पा रहा। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कौन कौन लोग चुन करके आते हैं, ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। कई बार ऐसे लोग चुन करके आते हैं कि जिन पे ध्यान नहीं जाता। जब वो चुनते हैं तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। अब जैसा जनप्रतिनिधि बनेगा वैसी ही बात वो सदन में रखेगा और वैसी ही चीजों को उठाएगा, और उसका असर उसके क्षेत्र में पड़ता है। जब वो बात ही नहीं उठा पाएगा, सही का चुनाव ही नहीं हो पाएगा, तो उसका असर तो ऊपर तक जाएगा। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, खाली एमबीबीएस से तो काम नहीं चलता। क्यों एमडी किया जाता, क्यों स्पेशलाइजेशन होता? स्पेशलाइजेशन इसलिए होता है ताकि सही चीज का चुनाव कर सके। मैं तो कह रहा हूं 4-4 चुनाव एक साथ हो। अगर एक चुनाव आप कराएं, बीडीसी का अलग कराएं और ग्राम पंचायत का और प्रधान का और जिला पंचायत का, तब देखिए कितना अच्छा व्यक्ति निकल करके आता है, क्योंकि सारा फोकस उस पर होता है। हर चीज में तो आप कहते हैं किसी दुकान के नीचे सारा सामान मिल गया तो कहते हैं अच्छा नहीं है। स्पेशलाइजेशन प्यूमा के शोरूम पे जाना, नाइक के शोरूम पे जाना, क्यों भाई? सारी चीजें एक ही जगह क्यों नहीं खरीद रहे आप? वहां आपको स्पेशलाइजेशन, ठीक है विजय भाई, डॉक्टर में स्पेशलाइजेशन, प्रोफेसर में स्पेशलाइजेशन, मास्टर में स्पेशलाइजेशन, और यहाँ आपने कहा वन नेशन वन थ्योरी। एक लास्ट जी, आपने बोला 4 बार चुनाव हुए, वन नेशन वन इलेक्शन, 4 बार एक साथ चुनाव हुए। 18 चुनावों में से 4 का आपने जिक्र किया अमिताभ जी, लेकिन 14 बार चुनाव हुए अलग अलग तरह पे, जिसमें से 6 से ज्यादा। रुक जाओ बाबू, आ गई बात, आ गई। अब रुकना तो होगा, मेरी बहस में रुकना तो होगा ना, मतलब निरंतर नहीं, कोई गंगा थोड़ी नहीं बहती चली जाएगी। ये बात सब लोग, क्योंकि इस विषय अब लंबा चलेगा कई साल तक, ये बात सारे प्रवक्ता खासतौर पर समझ लें कि 4 बार चुनाव हुआ विजय राठिन का, केवल 4 ही बार हुआ, 16 में, 18 में, कितने में बताया। उसके बाद ऐसा नहीं था। यही मगर पढ़ो, समझो, इतिहास को साथ लेके चलो तो चीजें सहज रहेंगी। ऐसा नहीं था कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को संसद के जरिए खत्म किया गया था ना। राजनीतिक कारण थे, कुछ विधानसभाएं बर्खास्त करनी थी, कर दी, शेड्यूल बिगाड़ दिया। इंदिरा गांधी का जमाना था। क्या हम ये मान लें अखिलेश यादव जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा काबिल? ये मान लें, ये मान लें प्रमोद तिवारी BR अंबेडकर से ज्यादा समझदार? ये मान लें गौरव गोगोई सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा समझदार? अजब बात कह रहे, कोई इल्म ही नहीं। कहते मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान से इसका क्या लेना देना भाई? लेना देना नहीं, बस रेले रहो। मैंने कहा रेले रहो, इसके लिए एक ही शब्द है, रेले रहो। पार्लियामेंट को भी ये समझ लो कि बकेवर में जनसभा है, मंच पे आओ और रेले रहो, जो चाहे बोलो। दलित के खिलाफ, पिछड़ा के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, ये एक कैसा हो गया कहावत, बिल्कुल चाहे जा फिट कर दो। इसे दलित, पिछड़ा, मुसलमान का क्या लेना देना भाई? ये भारत के सब नागरिकों के लिए समान चीज है। विजय भाई ने कहा कि लोकतंत्र और उसके संघीय ढांचे के खिलाफ उनकी पार्टी भी कह रही है। भारत में और संविधान के खिलाफ है, सब उन्होंने, धर्मेंद्र जी ने कहा जब संविधान लागू हो गया तब ये फैसला हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कि देश में चुनाव एक साथ कराए जाए, इसी संविधान के तहत। इसको बताया जा रहा संविधान की बेइज्जती। समझदार बच्चे सुनते होंगे, नई पीढ़ी के क्या इंप्रेशन लेंगे नेताओं के बारे में कि इनको समझ ही नहीं, ABCD का ही नहीं पता किसी को। तब संविधान का ध्यान नहीं था, संविधान लागू होने के बाद ही तो ये व्यवस्था हुई। 52 में पहला चुनाव हुआ।
संविधान के तहत ही व्यवस्था हुई मेरे भाई। नहीं, अभी नहीं आएंगे। और कहा जा रहा है कि ये संविधान की हत्या हो जाएगी इससे। संविधान ना हो गया यार, क्या बना दिया आप लोगों ने संविधान को। बोले गुड्डू ने आज काली कमीज क्यों पहनी, संविधान की हत्या हो गई। बोले पप्पू ने आज पीली कमीज क्यों पहनी, संविधान की हत्या हो गई। बोले कचौड़ी में नमक ज्यादा है, संविधान की हत्या हो गई। क्या बना दिया संविधान। प्रशांत पटेल जी, एक तो विषय ये कि क्या आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, संघवाद की हत्या कर रहे हैं, मुसलमान, दलित और पिछड़े के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, ये जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं एक। और दूसरा ये कि जैसे हम लोग जाते हैं ना, जो बहुत कहीं दुकान पे जाएं तो वो क्या करते हैं दुकान वाले, जैसे चाट की दुकान पे जाओ तो वो हाफ फ्राई करके रख लेते हैं चीज़ें, क्या कि फिर आएगा तो कढ़ाई में डाल के दे देंगे एक बार। वो आपने भी ढेर सारे कानून हाफ फ्राई करके रख लिए, क्या महिला आरक्षण हाफ फ्राई, क्या जेपी वो वक्फ हाफ फ्राई, ये भी हाफ फ्राई में जा रहा है क्या। तो अब कुछ लोग ये भी पूछने लगे भैया आप कुछ फुल फ्राई भी रखो, क्या नहीं। मान लीजिए सब बिल आपने 10, 20, 50 बिल बना के जेपीसी में डाल दिए, क्या तो देश तो तब जाने अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए। नहीं, कुछ लागू हो। अभी जनगणना का पता नहीं, परसीमन, उसके बाद परसीमन होना है, परसीमन के बाद रिजर्वेशन होना महिलाओं के लिए। माइल्स टू गो बिफोर स्लीप। प्रशांत जी। जी अमिताभ जी नमस्कार। देखिए, आज की राजनीति में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला शब्द जो है संविधान, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे विपक्ष के साथी संविधान पढ़ते नहीं है। अब आजकल वन नेशन वन इलेक्शन की डिबेट में लोग सब फेडरलिज्म और संघीय ढांचे की बात करते हैं, लेकिन पूरे संविधान में कहीं पर भी संघीय ढांचा या फेडरल वर्ड यूज नहीं हुआ है। भारत का जो संविधान है, भारत की जो व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सभी लोगों को समझना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि फेडरल स्ट्रक्चर होगा। हाँ, अमेरिका में फेडरल व्यवस्था है, अमेरिका से हमने कुछ चीजें ली हैं, लेकिन अमेरिका की तरह हमने व्यवस्था नहीं है। अमेरिका के राज्यों में अधिक अधिकार प्राप्त हैं वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहाँ के राज्यों, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सबसे अधिक जो शक्ति है यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। राज्यों का अधिकार कम है, सेंट्रल के पास पावर होती है, कभी भी राज्यों की पावर को अपने अंडर में ले सकती है, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या जब वहाँ पे राज्यपाल शासन लगे। तो फेडरल वर्ड या कहा जाए कि राज्यों की शक्ति, ये संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये चीजें बेमानी है, लोगों को खाली संविधान लेकर के चलने से कि हम संविधान के पॉकेट लाल किताब लेके चल रहे हैं, उसको पढ़ना भी चाहिए। जो चीज व्यवस्था संविधान में है नहीं, उसको अपने आप से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। और रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, तो चीजें अभी पार्लियामेंट में इसलिए लाया गया, जेपीसी में इसलिए भेजा गया कि सबको उसमें चूंकि देश की जनता से जुड़ा हुआ विषय, 140 करोड़ लोगों की जनता से जुड़ा हुआ विषय है, तो उनके संज्ञान में भी आए, चर्चा भी हो। अगर डायरेक्ट पास करा दिया जाता तो फिर आप कहते कि नहीं हमसे चर्चा नहीं हुई, सदन में चर्चा नहीं, बिना ऐसे पास करा दिया, इनका बहुमत है। और इसलिए वक्फ बिल पे भी हमने पूरी चर्चा की, जेपीसी को भेजा, जेपीसी से पास हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर पार्लियामेंट में दोबारा पास कराएंगे। इसी तरह इसको रखा गया है। और बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, सभी लोगों का, सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनका मत भी आना आवश्यक है। बिना उनके मत के अगर इस तरह एक तरफा पास कराया जाए तो वो भी मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। लेकिन अब इस पे चर्चा हुई तो आगे समय होगा, और जनगणना भी 2025 में स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया हम लोग करेंगे। और जहाँ धर्मेंद्र यादव जी की बात है, चूंकि इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। संभल मामले में राहुल गांधी जी फ्रंट फुट पे दिखे, वहां पर जाने का भी प्रयास किए, जा नहीं पाए, तो वहां के लोगों को अपने घर पे बुला लिया, लेकिन अखिलेश यादव पीछे रह गए। तब धर्मेंद्र यादव अखिलेश जी को भी लग रहा है कि हम कहीं मुस्लिम वोटों की लड़ाई में पीछे न लड़ रहे हैं, इसलिए ये सारा हल्ला हो रहा है। और समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस के विरोध में बनी है, दोनों का वोट बैंक सेम है। अब जो इस तरह की बात आ रही है, दिल्ली के चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर दिया, दोनों लोग अलग अलग, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में लड़ रहे हैं, तलवारें तो दोनों लोग खींच गई है। तो सारी लड़ाई दोनों में जो हो रही है, ये जो मुस्लिम को भी जोड़ दिया है वन नेशन वन इलेक्शन से, ये मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो लड़ाई है, ये समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी की, और ये अगले आने वाले विधानसभा चुनाव भी दोनों लोग अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक प्रधान जी, मैं अमिताभ तिवारी के पास चलूँ, लेकिन एक बात और भी है जो केवल विजय राठी ने, पूरे देश में मतलब विपक्षी दलों ने उठाई है कि अखिलेश जी का वो पत्र पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जो काल्पनिक राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो
चुनाव को जकड़ लेंगे और राज्यों के मुद्दे छूट जाएंगे। और उन्होंने कहा, यह भाजपा के चुनाव जीतने की तकनीक है। मैं याद दिला दूं, आंध्र प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ हुए थे अमिताभ जी। एक जगह चंद्रबाबू जीते, दूसरे में नरेंद्र मोदी जीते, ठीक सरकार में आए। एक बार उड़ीसा में कई दफा उड़ीसा के चुनाव केंद्र के लोकसभा के चुनाव के साथ हुए, लेकिन लोकसभा में भाजपा आई, लेकिन उड़ीसा में नवीन पटनायक ही रहे। 14 का इलेक्शन साथ हुआ था। जयललिता आई थी, ममता आई थी, भाजपा तो नहीं आई, वोट तो साथ ही पड़ा था। तब अभी समाजवादी पार्टी जो कह रही कि राज्यों को नुकसान हो जाएगा, तो जो राज्य में दल ताकतवर थे वो जीते हैं साथ होने के बाद भी, उनको कोई भी ओवरशेडो नहीं कर पाया, उनके ऊपर कोई नहीं छा पाया। हां, जो कमजोर थे, मुझे याद है 14 का जब परिणाम आया विजय भाई, तो मुलायम एक सपा की समीक्षा बैठक हुई, नेताजी थे, तो नेताजी ने उस बैठक में कहा कि हमको ये सब ना झूठ सच बताओ। नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, जयललिता है, बोले ये कैसे जीत गए? कह रहे हो पूरे देश में भाजपा की लहर थी, बोले ये लोग कैसे जीत गए? इन्होंने भाजपा को कैसे रोक लिया अपने अपने राज्यों में? ये उन्होंने कहा था, चूंकि वो व्यवहारिक सच को समझते थे। मुलायम सिंह यादव नाम था उनका। उनका ये सब झूठ सच ना फैलाओ कि नहीं भाजपा था और ये लहर चल रही थी ना। उन्होंने कहा, देखो 3 उदाहरण दिए थे उन्होंने कि यहां भाजपा का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया। खैर, अमिताभ जी, जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है उसका लब्बो लुबा भी है। हालांकि भारत में दलितों का जो सबसे बड़ा आइकॉनिक फेस है अभी भी राजनीति में, वोट परसेंटेज घटने के बाद भी, वो मायावती जी। और मायावती ने इस व्यवस्था को इंडोर्स किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं ये दलित, पिछड़ा और मुसलमान के खिलाफ, यानी पीडीए के खिलाफ है। आप इसमें पीडीए वाला कोई फार्मूला देखते हैं मसला? नहीं, एसेंशियली ये तो मुझे तो रेटोरिकल बात ही लग रही है। पीडीए वाला मसला नहीं है, लेकिन जो मसला उन्होंने जो व्यक्त किया है, कुछ रीजनल पार्टीज को ऐसा लगता है, ऐसा डर है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की वजह से भाजपा या केंद्र में जो भी पार्टी सरकार में होगी वो विधानसभा चुनाव भी जीतेगी और लोकसभा चुनाव भी जीतेगी। ऐसी एक धारणा है रीजनल पार्टीज में। अब 1952 से लेके 1962 तक का अगर आप चुनाव देखें तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा जीतती थी और कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें ज्यादातर राज्यों में थी। लेकिन 1967 में कांग्रेस पार्टी लोकसभा तो जीती, कम सीटें आई, 283 आई, लेकिन 16 में से 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अब 2014 से लेके 24 भी हम देखें, जो मोदी एरा जिसको कहते हैं, उसमें भी जब भी साइमल्टेनियस पोल होता है रिजल्ट तो सेम आता है, यानी जो पार्टी लोकसभा जीतेगी उस राज्य में वही विधानसभा जीतेगी, या जो विधानसभा जीतेगी वही लोकसभा जीतेगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि उड़ीसा में और आंध्रा में क्षेत्रीय दल जो विधानसभा जीतते हैं क्योंकि वो मजबूत हैं, वो लोकसभा भी जीत जाते हैं उस राज्य में। कैसे भाई? जो पार्टी एनडीए या यूपीए का हिस्सा ही नहीं है उसको लोग क्यों वोट करते हैं? क्षेत्रीय दलों को एक्चुअली साइमल्टेनियस पोल से फायदा हो सकता है, क्योंकि जब आदमी वोट डालने जाता है नॉर्मली दोनों बटन सेम दबाता है। बीजेडी विधानसभा जीत गई और बीजेडी को 21 में से 20 सीटें आ गई 2014 में। जयललिता को 39 में से 37 सीटें आ गई लोकसभा में। वाईएसआरसीपी को 25 में से 22 सीटें आ गई 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो ट्रेंड तो ये बताता है कि रीजनल पार्टीज एक्चुअली इससे बेनिफिट, उनकी ताकत से ज्यादा उनको लोकसभा में इसका फायदा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेंड ये बताता है
ये भी एक व्याख्या ठीक है, लेकिन ये ज्यादा धारदार व्याख्या ये है कि भैया मजबूत होगे तो जीतोगे। क्या लोग चुनाव एक साथ हो, चाहे बार बार हो, चाहे सोमवार को इसका वोट कराओ, मंगल को उसका कराओ, अगर आप में ही जान नहीं है तो कैसे जीतोगे? है अरे खरगोश बैल थोड़ी न हो जाएगा। मैं कुछ क्षेत्रीय नेताओं के उदाहरण दे रहा हूं ना। ममता बनर्जी इस तमाम मौसम में भी है ना पश्चिम बंगाल में। वाईएस रेड्डी रहे ना, अब चंद्रबाबू है ना, तमाम उदाहरण है। लेकिन वो नेता अपने इलाके में महत्वपूर्ण ताकतवर नेता बने रहे, इसलिए वो जीतते रहे। आपकी ताकत क्षरित हो जाएगी तो आप नहीं जीतेंगे। इसमें इसका रोना मत करो कि चुनाव साथ करा लिया, बोलो सोमवार को वोटिंग करा दी इसलिए हार गए, मंगल को कराते जीत जाते। ये तर्क ठीक नहीं। जनता आपके पक्ष में होगी तो सोमवार को भी वोट देगी, मंगल को भी देगी, एक साथ चुनाव कराओ तो भी, अलग अलग कराओ तो भी। इसीलिए मैंने मुलायम सिंह यादव की बात बताई जो उन्होंने ये पार्टी के भीतर कही थी और नाम लिए थे इन 3 लोगों के। वहां से समझिए अरविंद जी, भाजपा की सरकार जो मैंने कहा कि हाफ फ्राई करके चीजें रखे ले रही है सब, क्या थोड़ी हाफ फ्राई का चलन ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा से उकता भी जाता है सामान्य जन। नहीं, वो कहता भैया कुछ दिख नहीं रहा, 2-4 दिन हंगामा होता है, टीवी भी चलता है कि आ गया है, और फिर बाद में पता ही नहीं लगता क्या है कि मसला। नहीं, अब ये भी जो आ रहा है 34 की बात है, नहीं अभी ठंडे 10 साल है, तो जो 70, 75, 80 साल का राजनेता है उसके लिए तो इसका कोई बहुत मतलब भी नहीं रहेगा। नहीं, अभी तो गंगा दूर है। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, राजनीतिक दलों के लिए और सत्ता में जो होते हैं उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति होती है। वो बिल लाके तुरंत पास करा लें तो कहा जाएगा लोकतंत्र की हत्या कर दी, इसको जिन कमेटीज में भेजा जाना चाहिए था, कंसल्टेशन लिया जाना चाहिए था, व्यापक बहस होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। और यदि वहां भेज दें तो ये भी आरोप लगेगा कि केवल लटकाने के लिए और केवल चर्चा के लिए सरकारें ऐसा कर रही हैं, सरकार की मंशा नहीं है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में समीक्षा होगी, आलोचना भी होगी। एक मिनट रोकूं। 370 पर व्यापक चर्चा नहीं कराई हमने ना, नहीं गए ना, उसमें भी 4 कमेटी बना देते, नहीं ना, आए ताल ठोकी, रखा, सदन ने पास किया, हटा दिया। उसके बारे में मेरा ये मानना है कि 370 को व्यापक कंसल्टेशन में जाते तो अटक सकता था। सरकार कहीं भी, अरे मैं वक्फ के लिए भी लोग यही कह रहे हैं अरविंद जी, अब इस बहस में तो दिक्कत होगी, वक्फ के लिए भी लोग यही कह रहे हैं। हो सकता हूँ, वो कहेंगे, लोगों को कहना भी चाहिए, आगे कुछ और बिल्स ऐसे स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे तो और भी आलोचना होगी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, केवल मैं अपना पक्ष रख रहा था। तो ठीक है, सरकार भेजी, अब इसके आगे देखिए क्या होता है। और मैं इस आधार पे आलोचना नहीं करूंगा कि कमेटी में गई है तो बुरी बात है। हाँ, कमेटी में गई है तो जल्दी से जल्दी बहस करा के उसको निपटाया जाना चाहिए। एक चीज। दूसरा अमिताभ जी, मैं एक बात कहूंगा, विजय राठी जी ने अभी कहा, अभी इनसे सीखने को मिला और सीखना कहीं से भी चाहिए। कि देखिए, एक साथ चुनाव होंगे तो 4 तरह के पर्चे मिलेंगे और जनता फिर कैसे डिसीजन लेगी कि कौन सा पर्चा किसका और क्या है। जब हमारा संविधान बना और संविधान सभा में व्यापक बहस हुई, अंबेडकर का इन्होंने नाम लिया, अंबेडकर साहब भी उसमें थे और सारे लोग थे, तो उस समय भारत की साक्षरता दर थी 1952 में 20%। तो अंबेडकर जी सहित सभी संविधान सभा के महत्वपूर्ण लोगों ने यह माना कि उस समय की जो जनता है विवेकवान है। और 2011 के आंकड़े दिखाते हैं कि साक्षरता दर 74% है। लेकिन विजय राठी जी के समाजवादी पार्टी की सोच यह है कि जो मतदाता है उसके पास अकल नहीं है और 4 लोगों में को चुनना हो, विधानसभा और लोकसभा एक साथ चुनाव होगा तो जनता निर्णय ही नहीं ले पाएगी और जनता के पास इतना अकल नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए कि कौन लोकसभा का प्रत्याशी है और कौन राज्यसभा का प्रत्याशी है, और उसमें जनता कंफ्यूज हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये तर्क हास्यास्पद है। और एक चीज और कहूंगा, धर्मेंद्र यादव जी ने कहा कि लोकतंत्र के भावनाओं के खिलाफ है ये बिल, तो मैं तो संविधान देख रहा था और संविधान की मूल प्रति देख रहा था जिसमें सभी संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर भी है पीछे, और जो मूल प्रति है वो लाल किताब और काले करनामे वाले नहीं है। और काला करनामा इसलिए कह रहा हूँ कि लाल संविधान के नाम पे एक किताब बांटी गई थी और खोला गया तो पन्ने उसके खाली थे। मुझे लगता है ये मजाक है।
तो आप इन्होंने ये एक लाइन ये जोड़ दिया विजय राठी जी ने कि केवल यही नहीं, हर कदम संविधान के चीजों को प्रभावित करता है, तो कोई भी कदम उठाने के पहले सुनिश्चित होना चाहिए कि ये संविधान को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और बात समाप्त करूंगा। बार बार पराजय मिलने से क्या होता है अमिताभ जी, कई बार मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और उसमें डर बहुत लगता है। तो आज का जो विपक्ष है वो डरा हुआ बहुत है। कभी ईवीएम से उसको डर लगता है, कभी ईवीएम के बैटरी से उसको डर लगती है, और अब ये सुनने में आ रहा है कि एक देश और इलेक्शन से ये घबराए हुए हैं। मुझे तो लगता है कि अरविंद भाई अब रुकना होगा, ठीक, अब रुकना होगा। और मैं काम विजय राठी के करें। पास चलूंगा। विजय भाई आ रहा हूँ, आप तो मेरा जानते हो क्रम, उंगली ना उठाओगे तब भी आप ही के पास आना है, डोंट वरी। दो जीते हुए नेताओं ने एक उनके दल, एक तो उमर अब्दुल्ला अभी जीत कर आए, सरकार मुख्यमंत्री बने, और दूसरा ममता जी का दल टीएमसी, उन दोनों ने इंडिया गठबंधन के इस मूल स्लोगन को नकार दिया कि ईवीएम गड़बड़ है। दो बड़े घटक दलों ने नकार दिया, जो दो मुख्यमंत्री हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा ये फर्जी बात है, आप जीतो तो ईवीएम सही और आप हारो तो खराब, ये नहीं चलेगा। ये टीएमसी के सांसद ने भी कह दिया और उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया। मुझे लगता है कि अब सब बाकी जो दल हैं, कांग्रेस, सपा और बाकी जो और दल हैं, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, ये लोग भी धीरे धीरे इस बात को अब बंद कर देंगे, ईवीएम वाला मसला, क्योंकि इंडिया गठबंधन के भीतर ही इसको लेके लानत मलानत हो रही है। विजय राठी जी आप कुछ कह रहे थे जी। देखिए अमिताभ जी, मैं बात इनकी बात से शुरू करूंगा जो लास्ट में इन्होंने बात बोली अभी कि 74% लिटरेसी रेट है इंडिया का, तो पढ़े लिखे हैं और वो सब सोच समझ करके वोट देख करके डालेंगे। इन्होंने 74% तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया रूरल लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का। अभी रूरल लिटरेसी रेट तो 67% है। इसका मतलब 33 लोग तो अभी भी ऐसे है ना जो नहीं जान पाएंगे। लोकतंत्र कहां से मजबूत होता है, शहर से कि गांव से? सबसे बड़ा तो गांव से मजबूत होता है। लेकिन गांव में भी अगर लिटरेसी 67 है, 33 लोग अभी भी नहीं जान पा रहे कि किसको वोट देना है, तो उनको भी तो हमें शिक्षित करना है, उनको हमें जागरूक करना है। कितनी आराम से एक चीज बता करके भारतीय जनता पार्टी वाले निकल जाते हैं। दूसरी बात, प्रशांत पटेल जी ने भी बोला, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं कौन सा पेज इन्होंने पढ़ लिया, इन्होंने बोला कि फेडरल का कहीं जिक्र नहीं है। अरे भाई, फेडरल सिस्टम जो है वो कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और फेडरल का मीनिंग अगर पता हो तो सेम टेरिटरी इज कंट्रोल्ड बाय 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है। कहीं पढ़ोगे तो संघीय ढांचा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, केंद्र सबसे ऊपर है, लेकिन राज्य भी कुछ इकाई है, उसकी भी सरकारें हैं, और इसका कैरेक्टर है कैरेक्टर। लेकिन कैरेक्टर नाम की चीज तो भारतीय जनता पार्टी में जब है ही नहीं, उसको दिखाई कहां से देगी? कैरेक्टर वाला शब्द तो बिल्कुल तहस नहस है आपके पास। एक एग्जांपल बताइए मुझे, जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, उसके बाद 2022 में यूपी में चुनाव होने वाला था, उससे कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने वो वापस ले लिया क्योंकि उन्हें चुनाव हारने का डर था। अग्निवीर योजना का क्या हुआ? अग्निवीर योजना पे आप ही के लोगों ने कहा, आपके विधायकों ने कहा कि अग्निवीर योजना नहीं हो चाहिए, हम लोग चुनाव हार जाएंगे। इसका जब चुनाव बीच बीच में होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है नीतिगत जो फैसले होते हैं। सरकार ने, देखिए, अगर एक समय चुनाव होगा तो डिक्टेटरशिप बढ़ेगी। सबको पता है 5 साल बाद चुनाव होना है, कोई फैसला ले कोई बाईं बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव है और चुनाव हम हारने जा रहे हैं, रिजल्ट खराब है, जैसे 2024 में उत्तर प्रदेश में संविधान खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हार करके अब संभलने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, तो ये इस देश के नागरिकों के पक्ष में है। लेकिन आप उसे खत्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं चुन गया, कोई भी चुन गया 5 साल के लिए, 5 साल चुनाव नहीं होंगे, चाहे फैसला कितना भी खराब हो, उसमें अहंकार, घमंड और तानाशाही कितनी कूट-कूट के भरेगी, ये हम समझते हैं, लेकिन आप नहीं समझो, क्योंकि आपके मूल में तानाशाही है। अभी रुकना होगा भैया, अब रुकना होगा, आगे बात आपकी। 5 ही साल अवधि रहेगी विधानसभा और लोकसभा की, इसलिए इसमें ना घबराओगे, अब 3 साल वाली हो जाएगी। जो एमएलए चुना जाएगा वो 5 साल तनख्वाह लेगा, जो एमपी चुना जाएगा वो भी 5 साल लेगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो तो भी, इसलिए इसमें ना घबराओ। विजय भाई ने कही कि ग्रामीण साक्षरता दर कितनी, अरे मेरे भाई 1952 में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तब देश चुन रहा था ना, विधायक और सांसद एक साथ। तब क्या था? तब समझदार लोग नहीं थे। 67 में राम मनोहर लोहिया
और दीनदयाल जी के बीच में एक समझौता हुआ तो समृद्ध सरकारें बनी, तब देश मूर्ख था। और मैं तो भाई इस बात से कभी पक्ष में नहीं खड़ा होता जो बात समाजवादी पार्टी आज कह रही है। मुझे स्मरण आता है कि जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। इंदिरा गांधी ने भी ऐसी टिप्पणी कर दी थी देश के लोगों पर जैसी आजकल सफाई कर रहे हैं अमिताभ जी। तो इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश जी ने लिखा था कि इंदिरा जी, भारत का आदमी स्कूल नहीं गया हो ये बात तो है, लेकिन उसके पास विवेक है और वो जानता है सत्ता कैसे चुनी जाती है। ये बात जेपी कह के गए थे। अब हो सकता है जेपी समाजवादी पार्टी के आज के कार्यकर्ताओं से कम समझदार हो तो अलग बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्वीकार करना चाहिए। ये भारत की सामूहिक प्रतिभा, मेधा और क्षमता पर आप आरोप लगाते। आप ये बताना चाह रहे हैं कि लल्लू हैं लोग, तो आप जागरूक करो ना। कोई पुलिस ने प्रतिबंध लगाया जागरूक करने पर, कल से समाजवादी पार्टी हर घर घर जाए और जागरूक करे लोगों को। 34 तक तो बहुत जागरूक हो जाएंगे सब लोग। जब चुनाव नहीं है अभी तो खाली है, तो लड़िए, जागरूक करिए। क्या समस्या है इसमें? लेकिन ननकू और रज्जाक भी जानते हैं किसको चुनना है। भारत की इस प्रतिभा पर मैं आक्षेप सहन नहीं कर सकता। भारत की सामूहिक क्षमता पर आक्षेप लगाने का अधिकार किसी दल को नहीं, किसी नेता को नहीं, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा दल हो। हम कहते जनता ही जनार्दन है। अब वो लोग बता रहे कि नहीं 30% तो लल्लू है, वो क्या चुन पाएंगे? ऐसा नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। इसी देश ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था, विजय राठी, आपको याद ही होगा क्या? इसी जनता ने सपा को 5 सीटें जिताई 2 लोकसभा चुनाव में, और तीसरे में 37 जिता दी, इसी देश ने। आप उसकी समझ पर सवाल उठा रहे हो। ये भाव ठीक नहीं, ये भाषा भी ठीक नहीं। प्रशांत पटेल जी, बहुत सारी चीजें प्रतीक्षा उसमें डाल दी आपने, नहीं? सारी ट्रेनों के यात्री प्रतीक्षा घर में बैठे हैं क्या? आपको नहीं लगता कि इससे जनता में अधीरता बढ़ती है? और खासतौर पर जो विषय आपके राजनीतिक प्रतिबद्धता के रहे हों किसी भी पार्टी के, जिसमें जिसको हम लोग पॉलिटिकल कमिटमेंट बोलते हैं, वो विषय तो देश की जेपीसी में चला जाता है। ये जेपीसी क्या लाई? अमिताभ तिवारी, मैं सही कह रहा हूं ना? एक देश एक कानून, ए समान आचार संहिता, ये विषय को जेपीसी का बचा? जब से जनसंघ बना तब से लेके उसके इस घोषणा का विषय है। अयोध्या, 370, जिन विषयों पर जनता वोट दे चुकी होती है, क्या उनको फिर वो जिग घुमाना जरूरी है? प्रशांत पटेल जी, देखिए, जहां तक एक देश एक चुनाव का जो प्रश्न है, इसमें उसके पीछे भी कई सारी प्रक्रियाएं हैं, जनगणना है, परसीमन है। परसीमन में भी कुछ समय लगेगा, और ये चूंकि 370 की तरह ऐसा मुद्दा नहीं खाली एक राज्य का मुद्दा हो, ये देश के सभी नागरिकों से, देश के जो 140 करोड़ नागरिकों से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इसको जेपीसी में भेजने का निर्णय किया गया है कि सभी का जो कंसर्न है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, जो देश के सभी नागरिकों का कंसर्न उसमें आ जाए। अगर कुछ उसमें अमेंडमेंट करना हो तो भी आ जाए। अगर शीघ्रता में भी अगर पास किया जाता तो ये भी फिर आरोप लगते कि आपने जल्दबाजी कर दी। लेकिन ये सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इस पे समय लिया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई से डिले वाली बात है। और जब अगर 10 साल का समय अभी है, 34 में लागू होगा, तो सभी दलों को स्वागत करना चाहिए। क्यों इतनी हड़बड़ी दिखा रहे हैं? और अगर उनको चुनाव जीतना होगा तो ऐसे भी जीतेंगे। जब अलग अलग चुनाव हो रहे हैं तब भी समाजवादी पार्टी यहाँ पे हार जाती है, जहाँ अगर एक होते हैं, अगर एक साथ होते हैं, तब भी वहाँ पे बीजू जनता दल जीत जाती है, जगन की पार्टी जीत जाती है। तो इस तरह की बातें जो करना बेमानी है। और जो लिटरेसी रेट की बात आई, तो 2011 के आंकड़े 74% के, आज 2024 चल रहा है। 13 साल में देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, राज्य सरकारों द्वारा भी, सभी राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा भी। तो निश्चित तौर पर अगर अब आज के जो आंकड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में 84-85% से कम लिटरेसी रेट होगी। और जब ये एक देश एक चुनाव 34 में होंगे, तब तक तो 2 जनगणना और हो जाएंगी, तो शायद हो सकता है कि 95% तक लिटरेसी हो जाए। और आज आजादी के 75 साल बाद लोगों को ये समझना है, देश की जनता को मूर्ख समझना कि नहीं, वो समझदार नहीं है, उनको अगर ये नहीं जानकारी कि विधायक का काम क्या होता है, सांसद का काम क्या होता है,
तो उन ऐसे दलों को अपने स्वयं को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि हम ही खाली बुद्धिमान है, देश की जनता मूर्ख है, देश की जनता मूर्ख नहीं है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, घर घर में स्मार्टफोन है, कोई ऐसा घर ही शायद होगा, तो सभी को पता है कि उनके अधिकार क्या है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना, विधायक का क्या काम है, लोकसभा जो सांसद है उसका क्या काम है। तो इस पर ये तो इस तरह की सारी जो बातें हैं ये मैं समझता हूँ बेमानी है। जी अमिताभ तिवारी, आपको क्या लगता है कि क्या भारत का मतदाता इतना परिपक्व नहीं हो पाया कि वो समझ पाए कि ये आदमी नगर पालिका के लिए चुन रहे हैं, ये जिला पंचायत के लिए चुन रहे हैं, ये विधायक बनेगा, ये एमपी बनेगा? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, द वोटर इज ऑलवेज अहेड ऑफ अस। तो वो सारे लीडर्स, पार्टीज, हम और आप, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, सबसे आगे है वोटर। उसकी परिपक्वता पे मुझे लगता है कभी भी कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। और अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में, अब इसी बार देख लीजिए, एक चुनाव लोकसभा में समाजवादी पार्टी, जो जैसा आप एग्जांपल दे रहे, 5-5 सीटें जीत रही थी, 37 सीट जीत करके आ गई। तो जनता जनार्दन है और उसके मैंडेट को हम सबको सम्मान करना चाहिए और सर झुका करके उसका जो नतीजा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भारत में बड़ी भारी दिक्कत क्या है ना, कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में संबल पर बहस हो रही थी। अमिताभ तिवारी, आपके लिए विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें सपा के इकबाल महमूद 7 बार के एमएलए हैं, ये नहीं कि कोई लड़के हैं, क्या मंत्री रह चुके। उन्होंने कहा कि भाई कुंदरकी से रामवीर कैसे जीत गया? 65% मुसलमान है, रामवीर तो जीत ही नहीं सकता, इसका मतलब लूट के जीता है वोट। क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि जहां मुसलमान 51% होगा वहां हिंदू नहीं जीत सकता, या जहां हिंदू 51% होगा वहां से मुसलमान नहीं जीत सकता? ऐसा लिखा है क्या कहीं? नहीं ना। और मजे की बात, सपा में से किसी ने खंडन भी नहीं किया इस बात का। माता बाबा थे वहां, उनको करना चाहिए था खंडन। बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने दुनिया देखी है, उनको कहना चाहिए था ये नॉनसेंस बात है। किसी बात है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके से जीतकर आए लोकसभा में कि नहीं आए? खुर्शीद आलम फरुखाबाद से सांसद रहे, एक ही बार चुने गए। सलमान एक बार रहे, फरुखाबाद में मुसलमान है क्या 51%? कैसी बात? मतलब जहां मुसलमान 51% है वहां हिंदू जीत जाएगा तो समाजवादी पार्टी चुनाव को अवैध घोषित कर देगी अपनी पार्टी में, कहेगी नहीं ये फर्जी चुनाव है। क्यों? बोले मुसलमान वोट दे नहीं सकता हिंदू। गजब, क्या करना चाहते हो अरविंद जी? ये धारणा मुझे कल रघुराज प्रताप ने इस विषय को उठाया और विस्तार से उठाया उन्होंने, राजा भैया ने, और उन्होंने कहा अगर यही सच है तो इसी पर कानून बन जाए। जो जीत के आया विधायक उसको आप लुटेरा कर रहे हो। क्यों? तर्क क्या है? बोले 65% मुसलमान था, हिंदू कैसे जीत जाएगा? अरविंद जी, देखिए, आपने भारत की संविधान की बात कही। संविधान तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है, संविधान भारत के लोग की बात करता है, भारत के जन की बात करता है। और जब वोट होता है तो वो गुप्त मतदान है, वहां पता नहीं चलता है कि हिंदू किसको दे रहा है, मुसलमान किसको दे रहा है, दलित किसको दे रहा है। फाइनल जब काउंटिंग होती है तो पता चलता है कौन जीता और हारा। और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और संविधान में विश्वास करते हैं, उनका धर्म बनता है कि जो जीतता है उसको धन्यवाद ज्ञापित करे और जनता के निर्णय को स्वीकार करे। लेकिन यह कहना कि मुसलमान है इसलिए समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा, कोई और नहीं जीत सकता है, ये इनके मानसिकता को भी दर्शाता है और वहां के मतदाताओं का भी अपमान करता है। और एक तरह से ये सांप्रदायिक बयान है। भारत के राजनीति में सांप्रदायिकता वर्जित है और ये खुलेआम सांप्रदायिक बयान। मुझे लगता है राठी जी, यही प्रश्न है कि इतना सीनियर आदमी सदन में खड़ा, मंत्री रहा है 2 बार, 9 बार 7 बार विधायक रहा, वो आदमी कह रहा है कि कुंदरकी से कैसे जीत जाएगा ठाकुर रामवीर? वहां तो 65% मुसलमान है, इसका मतलब लूट हुई है वोट की। मतलब जहां मुसलमान 65% है वहां मुसलमान ही जीतेगा, वो भी साइकिल से। कोई दूसरा जीत जाएगा तो इसको इनवैलिड घोषित कर देंगे।
जी देखिए अमिताभ जी, ऐसा मैं इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन हो सकता है बोलते बोलते आप दरअसल में क्या है टाइम थोड़ा काट देते हैं तो जवाब ना दे पाए, लेकिन कुछ प्रश्न पहले खड़े हैं जिनका मैं जवाब दे दूं। देखिए बार बार आपकी बातों से भी ये झलका मुझे, और उधर राजनीतिक विश्लेषक जी बोल रहे थे उस तरह का बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि मतदाताओं को सूझबूझ नहीं है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। देखिए ठीक। मतदाता को सूझबूझ है, लेकिन आप मतदाता को ऐसा क्यों मानते हैं कि जो किसान है मजदूर है उसी को चढ़ाएंगे आप? उसके सामने 10 कैंडिडेट ला करके 50 पार्टियों के 50 उससे कहेंगे यार आप तो बड़े समझदार हैं, आप तो समझ सकते हैं खुद के लिए, मतलब बढ़िया बढ़िया, और उसके लिए सारी हार्ड चीजें उसको सिर्फ ये चढ़ाएंगे कि नहीं आप तो कर सकते हैं बड़ा मजबूत। जब उसका पैसा देना होगा गन्ने का तो कुछ नहीं, जब उस पर लाठियां चलनी होगी कुछ नहीं। और ये मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी लोग कैसे खुद अपना बढ़िया मफलर डाला, जैकेट पहनी और पीछे किताब रखी, पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन किसान को कहेंगे यार तू तो धोती में ही बढ़िया लगता, तू तो किसान है ही नहीं अगर तूने कोट जैकेट पहन ली। ये वो सोच वाले लोग हैं, ये ऐसे ढांचे में उसको रखना चाहते, मतलब उनके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनाना और फिर ये कहना कि भाई आप तो परिपक्व है करिए। मतलब उनके चीजें, उनके लिए क्या चीजें सिंपल नहीं हो सकती? क्या उनके लिए वो, जब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, उनके लिए अगर चुनाव बार बार हो तो पैसे का खर्च, और अपना प्रधानमंत्री जी 8,000 10,000 करोड़ के विमान में घूमे, कपड़े बदल के 10 लाख का सूट पहने, उधर जो राजनीतिक विश्लेषक है वो बढ़िया जैकेट पहन के घूमे और उनके लिए, किसानों के लिए पैसे खर्च चुनाव में। ये कौन सा दोहरा मापदंड है अमिताभ जी? पेट्रोल पंप पे एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या समस्या है? वो जैकेट पहनी चाहे कोट पहनी, अभी पटेल आप जी अपनी बोले, पहनो। अभी दो चीजें बोल लूं फिर आप ही बोलिएगा। अभी पटेल जी ने बोला जनगणना, अरे जनगणना की बात आप करते हो? आप तो जनगणना करा ही नहीं पाए जब से सरकार आपकी है। हम तो जाति जनगणना पे टिके हैं कि हमें पता चल जाए हम कितने, हमारा हक मिल जाए। आप जाति जनगणना की बात कर। और अमिताभ जी लास्ट में आपके सवाल का जवाब, आप बार बार ये बोलते हैं कि 1952 में जब चुनाव हुआ 51-52 में, तो क्या वो लोग समझदार नहीं थे? देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 1951-52 में स्टार्टिंग पॉइंट जीरो था, वो स्टार्टिंग लाइन थी, वहां से कोई टेन्योर नहीं था राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, जीरो से शुरू हुआ। 52 चला, 55, देखिए 1951-52 से 55 चला, 62 चला, 67 चला, उसके बाद जब बिहार में सरकार गिरी, अब कैसे आप 5 साल रखेंगे? तो जब सरकारें गिरती गई, बनती गई, तभी तो चुनाव इस तरीके से हुए कि कभी राज्य में हुआ, कभी ये वाला हुआ, वहां से चीजें शुरू हुई। लेकिन आपने हमेशा इस बात को बोला है कि कैसे 1951, भाई वो स्टार्टिंग पॉइंट था। अब आगे आप स्टार्टिंग पॉइंट एक लगा दीजिए, कैसे लगाएंगे? कोई सरकार 5 साल के लिए, उसको आप कैसे पहले गिराएंगे? या अगर कोई सरकार गिर गई तो क्या आप 5 साल राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? इसलिए टेक्निकली फिजिबल नहीं है। और जहां तक इकोनॉमिकली वायबिलिटी की आप बात करते हैं, तो किसानों पे इसको डालते हैं कि देखिए पैसा खर्च कम होगा। अरे नेताओं की जेब से निकालिए ना, बीजेपी का ये हजारों हजार लाखों करोड़ का जो पीएम केयर विषय से भटक रहे हैं, आगे बात आगे, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। किसान का लेना देना इसमें नहीं, किसान भी वोट डालेगा, मास्टर भी वोट डालेगा, व्यापारी भी वोट डालेगा, इसलिए किसान किसान कह के इसको ऐसा मत करो, किसान आंदोलन थोड़ी शुरू हो रहा है यार, अजब बात है। किसान भी वोट डालेगा, मजदूर भी वोट डालेगा भैया, ब्राह्मण भी वोट डालेगा, यादव भी वोट डालेगा, मुसलमान भी, हिंदू भी, इसको घेरा घारी ना करो, ये सब फर्जी बातें। बोलो किसान किसान किसान, किसान का क्या मतलब इससे? सब वोट डालते हैं। और कहा गया कि उसके लिए टफ पर्चा दे रहे हो, अपना सरल सरल क्वेश्चन कर रहे हो। उड़ीसा में 2-3 दफा लोकसभा विधानसभा 7 चुनाव हुए, उड़ीसा में आदिवासियों को समझ नहीं आई ईवीएम, आई ना, वोट दिया ना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ममता बनर्जी, इनको समझ नहीं आई वहां के लोगों को। यार क्या चाहते हो? अब किसान लाख खड़ा कर दिया, पूरे किसान के लिए खिलाफ। अभी तक हम यही इसी से निपट रहे थे कि मुसलमान के खिलाफ है ये विधेयक, अब बता दिया किसान के खिलाफ है। लो क्या कर रहे हो? कल कोई आ जाएगा कहेगा मास्टरों के खिलाफ है, परसों कोई खड़ा हो जाएगा बोले 1 नेशन 1 इलेक्शन वकीलों के खिलाफ है, तीसरे चौथे दिन कोई आएगा कहेगा पुजारियों के खिलाफ है, 5वें दिन कोई कहेगा इमामों के खिलाफ है। क्या यार, ऐसा ना करो भाई, कुछ तो रहम करो। चुनाव सबके लिए होता मेरे भाई, और जीत हार भी सबकी होगी। प्रशांत पटेल जी, आपने चिंताएं सुनी विपक्ष की, वो कह रहे किसानों के खिलाफ भी है। अभी तक मसला था दलित, पिछड़े और आदिवासी और मुसलमान के खिलाफ है, अब किसान भी इसमें आ गया कि भाई किसान के खिलाफ भी है मामला। देखिए ये दोहरे रवैये की बात कर रहे हैं, किसान ये पहन रहा है वो पहन रहा है,
अगर दोहरे रवैये की बात तो समाजवादी पार्टी का भी था। मुलायम सिंह जी संसद में बोलते थे कि अंग्रेजी को बंद किया जाए, हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। अपने बेटे को उन्होंने मैसूर भेजा इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भेजा। अब आज अखिलेश यादव जी हैं, मुसलमान बच्चों को पत्थर पकड़ाते हैं कि भाई मदरसा चलता रहे, पत्थरबाजी होती रहे। उनके बच्चे जो है वहाँ लंदन में पढ़ रहे हैं, लंदन में उनका होटल भी है। तो दोहरा रवैया तो समाजवादी पार्टी का रहा है। और 67 में बिहार में सरकारें गिरनी नहीं प्रारंभ हुई। नंबूदरी पाल जी की सरकार जो केरला में सबसे पहले नेहरू जी ने बर्खास्त की, उसके बाद इंदिरा जी ने रिकॉर्ड बनाया सरकारें बर्खास्त करने का। कोई सरकार को ये ऐसा थोड़ा कि रेत का टीला कि अपने आप गिर गया। इन लोगों ने बर्खास्त किए सरकारें, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही बनाया, सतत पूरा कर दिया सरकारें बर्खास्त करने का, 356 धारा अनुच्छेद जो है उपयोग करने का। इसलिए वो व्यवस्था है, अगर कोई व्यवस्था संविधान में गड़बड़ा गई है तो संविधान में तो प्रोविजन है उस चीज को ठीक किया जाए। उसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अमेंडमेंट करके उस व्यवस्था को दोबारा लागू किया गया। आज संविधान में 130 बार के लगभग संशोधन हो चुके हैं ना। हमारे महान संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था दी थी कि अगर चीजें आगे जो हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती तो उसको दोबारा ठीक की जाए। तो जो जीरो से स्टार्ट हुई थी 1952 में, अब अगर समय आया है कि चीजें गड़बड़ हो गई थी, अलग अलग हो रही थी, उसको दोबारा ठीक किया जाए। इसमें कौन सी आपत्ति वाली बात है? मुझे लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट वाली बात ठीक है विजय भाई की, लेकिन सिर्फ 52 के लिए ठीक है, 52 से 57 स्टार्टिंग पॉइंट बार बार थोड़ी चलता है। हो गया 57 में खत्म कर देते, 62 में बंद कर देते, कहते हटाओ हर दिन चुनाव कराएंगे, कहीं मोहल्ले का, कहीं गली का, कहीं किसी का, हर दिन जलसा होगा। नहीं ना, 67 तक लाए। अब वो सरकारें कैसे गिरी वो भी हमको मालूम है। इंदिरा जी ने क्या, कभी उस पर शो करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। एक बार बार बात कही जाती है, अमिताभ जी भी इस बात को सुन ही रहे होंगे, अरविंद जी भी, कि भाई कोई सरकार गिर गई तो क्या करोगे। गिरने के प्रति ज़्यादा वो है, लग रहा है कि 5 साल चले ना कुछ होता रहे, कुछ होए संप्रदाय। बड़ी सरल व्यवस्था है। सरल व्यवस्था ये, कोई सांसद या विधायक नहीं रहता है या इस्तीफा दे देता है तो बाई इलेक्शन होता है, जितना कार्यकाल बचा होता है उतने कार्यकाल के लिए चुना जाता है। कुंदरकी में 2.25 साल का एमएलए चुना गया है, तिवारी जी, बाकी जगह 5 साल वाला है, लेकिन कुंदरकी में 2.25 साल का चुना गया। क्या कोई संविधान खतरे में आ गया कुंदरकी में? नहीं ना। लोकतंत्र खतरे में आया? नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में आया? नहीं। दलित पिछड़ा मुसलमान खतरे में आया? नहीं। वैसे ही मान लीजिए, सरल भाषा में समझा रहा हूं, मान लीजिए एक देश एक चुनाव लागू हो गया और किसी राज्य की सरकार गिर गई किसी षड्यंत्र के तहत, कैसे भी, उसका जितना कार्यकाल पूरा हो गया होगा, उसके बाद जितना शेष होगा उतने कार्यकाल के लिए चुनाव हो जाएगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कोई झंझट ही नहीं, इसमें क्या की लाठी चल रही। कहा जा रहा कोई सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा, फिर शासन कैसे चलेगा, क्या राष्ट्रपति शासन रहेगा 5 साल तक, 2.5 साल तक, 3 साल? ना जी ना, 3 महीने में चुनाव कराओ नई सरकार, लेकिन वो उतने ही समय की होगी जितना समय शेष बचा है। इससे ज्यादा और व्यवहारिक व्यवस्था क्या हो सकती है। बाई इलेक्शन भी तो हम ऐसे ही करते हैं। क्या कभी देखा कि 5 साल तक सीट खाली रहे, आज विधायक जी नहीं रहे, बोले सीट खाली है, बोले अब नहीं कराएंगे? नहीं ना। हमारे यहां प्रक्रियागत व्यवस्था है। मैं हर चीज पर संविधान नहीं बोलता, क्योंकि संविधान में हर चीज लिखी हुई जरूरी नहीं, इसलिए मैंने कहा प्रक्रियागत व्यवस्था है कि कोई भी विधायिका की सीट खाली होगी तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराऊंगा। अमिताभ जी, है ना व्यवस्था? ठीक, वही व्यवस्था सरकार पर लागू हो जाएगी। क्या समस्या है? सरकार का और 3 ही महीने में करा लो चुनाव। और बार बार चुनाव लड़ने के लिए जो लोग मशहूर हैं उनको लिए तो ये व्यवस्था का स्वागत करना चाहिए कि चलो दोबारा चुनाव आ गया, फिर ढोल बजेगा। सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं, पार्टियों का नहीं। हर समय चुनाव की मुद्रा में देश रहे, ये देश के लिए अच्छा नहीं।
सारी बातें कही, कुछ बातें अरविंद जी ने कही, अमिताभ जी ने कही, विजय भाई ने कही, प्रशांत जी ने कही, लेकिन एक बात किसी ने नहीं कही जो मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा लाभ होगा। अमिताभ जी, ये जो राजनीतिक कटुता है ना, जो 5 साल जहर तेजाब फैला रहता है, इससे राहत मिलेगी भैया मुझे। क्या नहीं? ठीक ठाक बहसें हो पाएंगी ऐसे मंचों पर? नहीं, हर वक्त गली में आदमी तमंचा लिए, बंदूक लिए खड़ा है। क्या एक ही बार लड़ाई झगड़ा कर लोगे फिर तो 5 साल ठंड रहेगी? ये सबसे बड़ा लाभ है मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति की नजर में। देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा राजनीतिक एसिडिटी इस वक्त देश में सबसे ज्यादा है। एक नया शब्द दे रहा हूं, पॉलिटिकल एसिडिटी। तिवारी इसको कहीं यूज भी करिएगा। ये सबसे ज्यादा है इस वक्त देश में। बड़े नेताओं की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा, किसी ने किसी को जेल नहीं भेजा, ये भी मैं जानता हूं, कोई किसी को भेजेगा भी नहीं, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उन सबके घर बीच में रह के देख लिया। लेकिन पता लगा विजय राठी और प्रशांत पटेल मुकदमों में उलझे हुए हैं। 10 मुकदमे इनने उनके खिलाफ ठोक दिए, 10 उनने ठोक दिए। क्या ऊपर वाले एक, नीचे वाले लट्ठम लट्ठा। भाई इससे बचेगा देश। कृपा करो तुरंत ले आओ। हमने इसीलिए आज प्रशांत पटेल की पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया कि गाजर ना लटकाओ, कि 24 में ले आए, 34 में लागू करेंगे, और 34 में कह दो अभी रुक जाओ थोड़ा, 44 में करेंगे ना। ये काम सबसे पहले करो, सब काम रोक के। देश में केवल चुनाव की चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं हो पा रही। सामाजिक विषयों पर कोई चर्चा नहीं हो सकती देश में, किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, तब तक प्रधानी का चुनाव आ गया, फिर जिला पंचायत आ गई, फिर नगर निगम आ गया, फिर विधानसभा आ गया, फिर लोकसभा आ गया, हो गया काम। राजनीतिक लोगों के पास 5 साल चुनाव लड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। हम लोग जब आजादी के दौर के लोगों को पढ़ते हैं तो देखते हैं वो लोग कहते थे कि राजनीति जो है वो लोक जागरण का अभियान है। क्या या कोई लोक जागरण कर रहा है? एक का पर्चा भरा, जब तक उससे निपटे दूसरे टाइम आ गया उसका पर्चा भरो। नेता जहाज में ही है, वही पेस्ट्री खा रहा है, वही अपना हाथ हिला रहे हैं, सभा कर रहे हैं। किसके पास फुर्सत है बैठ के कुछ पढ़ने का, लिखने का, समझने का, सोचने का? 52 से 67 तक इसीलिए लोग और भी काम कर लेते थे, क्योंकि चुनाव बार बार नहीं था। बार बार चुनाव ने देश का जितना नुकसान किया उतना और किसी चीज ने नहीं किया, जान लीजिए। भाजपा है तो भी और ना रहे तो भी सरकार में, तब भी मैं यही कहूंगा। और चुनाव एक साथ हो या अलग अलग हो, इससे सरकारें तय नहीं होती मेरे भाई। सरकारें ननकू और रज्जाक तय करते हैं, भारत का आम आदमी तय करता है, भारत की जनता तय करती है। इसने बड़े बड़ों का नशा हिरन कर दिया, बड़े बड़ों का नशा हिरन कर दिया। क्या? जो खुद को सिकंदर मानते थे, कर दिया। उसके पांव में चप्पल हो सकता है बहुत कीमती न हो, लेकिन वो जानता है कि 5 साल में एक अवसर आएगा कि जब मैं देश के भविष्य पर एक टिप्पणी लिखने का अधिकार पाऊंगा। इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारा दी गई, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, लोहिया चुनाव हारे, कितनी मुश्किल से जीते जाके, वो भी हमारे यहां से, फर्रुखाबाद से। इसलिए ये तर्क कतई मत दीजिए कि आदमी समझ नहीं पाएगा और वो उसके ऊपर इतना कठिन पर्चा दे देंगे। ना ना, भारत का आदमी और कहीं भटक सकता है, लेकिन चुनाव में नहीं भटकता। वो सबकी कुंडली जानता है। विजय भाई डर के मारे कहता नहीं मुंह पे, क्या अकेले जाएं, टीवी कैमरा न ले जाएं तो किसान भी जानता कौन नेता कितना मालदार हो गया, और पान वाला भी जानता गुड्डू। क्या वो बताते हैं जब हम लोग जाते हैं कवरेज में कि अरे भैया अब नेताजी की बात ना पूछो है, गाड़ियों काफिला है, कल तक स्कूटर्स चलते थे,
उसकी बुद्धि नहीं। जितनी बातें सीबीआई ईडी वाले नहीं जान पाते छापों में, उतना तो गुड्डू पानवाला जानता है नेताजी के मोहल्ले का। गलत कह रहा हूं क्या भैया अरविंद जी? और जिसे भ्रम हो मेरे साथ चलो, मैं सबका सिजरा सुनवा दूं चौराहे पर, चाय की दुकान पर सबका सिजरा सुनवा दूं। क्या जनता ये तक जानती है चाय की दुकान पर कि किस डील में किसने कितना पैसा खा लिया? वो बोलती ऐसे कि सुनने में आया ऐसा, हम बाकी तो अब क्या जाने, लेकिन सुनने में आया कि उसमें माल काट लिया नेताजी ने। प्रशांत जी ने भी सुना होगा, विजय भाई ने भी सुना होगा। जनता सर्वज्ञ है, इसीलिए हमने कहा था जनता ही जनार्दन है। और किसी भाषा में किसी देश में जनता को जनार्दन नहीं बताया, हमने कहा जनता ही विष्णु रूप है। विष्णु रूप का मतलब वो ऊपर जो आप हो वो भी जानती है और अंदर से जो आप हो वो भी जानती है। धन्यवाद।